नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी साधारण समस्या नहीं है। लगभग 30 मिलियन लोगों में, 30 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को समझने से पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर ये समस्या होती कैसे है, इसके लक्षण क्या क्या है, और लक्षण है तो इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस वजह से हो रही है, और ट्रीटमेंट क्या है, और अगर इन केस दवाइयाँ फेल होती हैं तो क्या सर्जरी हो सकती है, सर्जिकल ऑप्शंस हैं अपने पास कि नहीं है, और अगर सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं तो उनके क्या रिस्क बेनिफिट्स हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर क्लिनिकल ट्रायल्स में मतलब साइंस क्या कोशिशें कर रहा है इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लगभग 30 मिलियन लोगों में ये समस्या होती है। और अब हम देखेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आखिर होता कैसे है, बॉडी में ऐसा क्या हो जाता है, और इरेक्शन क्यों होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और इरेक्शन के बाद वापस से पेनिस साइज़ नॉर्मल कैसे होता है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी अभी। तो देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस का इरेक्ट ना होना। ठीक है, दैट इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके कई कारण हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है, शरीर के अंदर क्या होता है। तो देखिए, आपकी बॉडी में नर्व्स हैं। ठीक है, ये नर्व्स क्या करती हैं, सेक्सुअल प्लेजर के दौरान जब आप अपने पार्टनर से अट्रैक्ट होते हैं तो उस दौरान केमिकल रिलीज़ होती हैं। ठीक है, ये केमिकल्स क्या करते हैं, पेनिस की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जैसे ही पेनिस की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो क्या होता है, इस पेनिस के पास में एक स्पंजी मसल टिश्यू होते हैं। स्पंजी मसल टिश्यू मतलब क्या, स्पंज जैसे आपने देखा होगा, जब उसको आप पानी में डुबोएंगे तो उसमें पानी आ जाता है और वो एकदम फूला हुआ सा हो जाता है, और जैसे ही आप उसको दबा देंगे सारा पानी उसमें निकल जाएगा। तो ये होता है स्पंजी का मतलब। ठीक है, तो देखिए, स्पंजी मसल टिश्यू होता है इसके पास। ये स्पंजी मसल टिश्यू खोखला बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ये क्या करता है कि इसके अंदर देखिए, ये मैंने आपको एक नॉर्मल कॉर्पस कैवर्नोसम है ये। ठीक है, कॉर्पस कैवर्नोसम, और ये मैंने रेड से यहाँ देखिए दिखाने की कोशिश की है, ये डीप आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई के लिए काम आ रही हैं। यहाँ पर इस कॉर्पस स्पंजियसम है, और यहाँ पर आपका यूरेथ्रा होता है। ठीक है, यूरेथ्रा होता है। तो अब देखिए क्या होता है, जब ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ये जो स्पंजी टिश्यू है, ये स्पंजी टिश्यू जो होता है कॉर्पस को स्पंजियासम, ये क्या करता है, रिलैक्स करता है खुद को। ठीक है, रिलैक्स करने के बाद ये क्या करता है, जो ब्लड फ्लो बढ़ा है उसको, ब्लड को इकट्ठा करता है, ट्रैप करता है अपने अंदर। ठीक है, और जैसे यहाँ मैंने दिखा दिया, देखिए ब्लड को इसने ट्रैप कर लिया है, रेड रेड डॉट से मैंने दिखाया, रोक लेता है अपने पास, ब्लड को रखता है। तो ये जब ब्लड रोकता है तो भाई वॉल्स पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना। तो यही ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, पेनिस जो है वो टाइट हो जाती है, यानी कि इरेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब भाई, अब इरेक्शन के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, उसके बाद ऑर्गेज्म होता है। ठीक है, ऑर्गेज्म के बाद क्या होता है कि मस्कुलर टिश्यू जो है, जो ये अभी इन्होंने क्या किया, ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट किया, ये क्या करेंगी, ब्लड को ट्रैप किया, अब ये क्या करेंगी, सिकुड़ेंगी। ठीक है, अभी ये रिलैक्स हुई थी, अब ये सिकुड़ेंगी, और सिकुड़ने के बाद क्या करेंगी, जो ब्लड यहाँ ट्रैप हुआ था इसको वापस से आर्टरीज के थ्रू कहाँ भेज देंगी, ब्लड सर्कुलेशन में भेज देंगी। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा इरेक्शन का प्रोसेस है। अब देखिए, इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स तो इसका सबसे पहला यही है कि पेनिस का फॉर्म ना होना, यानी कि इरेक्शन ना होना। और देखिए क्या सिम्टम्स हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, लो सेल्फ स्टीम, और डिप्रेशन होता है। ठीक है, डिप्रेशन, और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब इनके कारणों की अगर हम बात करें, कॉजेज़ की बात करें, तो देखिए ओवर एज तो इसका कॉज है। 50+ एज होने के बाद दिस इज़ ओवर एज। ओवर एज में इरेक्शन का डिसफंक्शन होता है। और क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना, यानी कि डायबिटीज़,
और क्या होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, और किसी तरह की कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होना, और क्या होना, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, अधिक मोटापा होना, ज़रूरत से ज़्यादा स्मोक करना, ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करना, और एक्सरसाइज ना करना। ठीक है, ये कुछ इसके कॉजेज़ हैं। और अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का ओवरऑल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है, कहीं पे भी हो सकता है, किस पैर में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, मतलब ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रही है, ब्लड सप्लाई को नुकसान पहुंचा है, तभी ब्लड जो है पेनिस में दस कॉर्पस कैवर्नोसम के पास नहीं आ रहा है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसके फिजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। फिजिकल कॉजेज़, पेनिस की तरफ एनफ ब्लड फ्लो ना होना, हो सकता है कहीं पे बॉडी में क्लॉट है जिसकी वजह से पेनिस के पास ब्लड नहीं आ रहा है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, कॉर्पस कैवर्नोसम में ही प्रॉब्लम हो, भाई वो ब्लड को ही नहीं रोक पा रहा है, ट्रैप ही नहीं कर पा रहा है। और क्या हो, नर्व सिग्नल, जो नर्व सिग्नल भेज रही है ब्लड ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कि अब ब्लड पेनिस की तरफ जाना है, तो वो नर्व्स ही डैमेज हो। और वो नर्व डैमेज किस वजह से हो सकती है, डायबिटीज़ में थोड़ा सा नर्व्स का डैमेज होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से, और कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा हो, पेल्विस रीजन में कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो उस वजह से भी, यानी कीमोथेरेपी के दौरान जो रेडिएशंस निकलती हैं उनसे नुकसान पहुंच रहा हो तो। ठीक है, और बहुत सारे इमोशनल कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, लड़ाई झगड़ा कुछ है, तो इन कंडीशन में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि इमोशनल स्ट्रेस उसको कह रहे हैं। ठीक है, अब डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायग्नोसिस के लिए चीज़ है वो है ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो पता चलेगा ही चलेगा, कहीं टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो कम नहीं है, और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि ब्लड शुगर लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो ब्लड टेस्ट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से आपके बॉडी में ब्लड फ्लो पता चलेगी, MRI CT स्कैन के थ्रू ब्लड का फ्लो का पता लगाया जा सकता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी। और पेल्विक रीजन का एक्सरे, कहीं किसी टाइप का कोई कैंसर तो नहीं है या कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी से कोई नुकसान, तो पेल्विक रीजन का एक्सरे। और नॉक्टर्नल पेनिस ट्यूमेसेंस, NPT, नॉक्टर्नल पेनिस ट्यूमेनेसेंस, इसका मतलब होता है कि ये टेस्ट ओवरनाइट टेस्ट होता है, रात भर देखा जाता है कि स्लीप के दौरान पेनिस का इरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये होता है। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अब इसके बाद अब ट्रीटमेंट की बात है। देखिए इससे पहले मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, तो प्लीज़ उस चैनल को भी विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ हर बार, उसको भी विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो इसे भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए अब ट्रीटमेंट की बात कर लें, तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले डॉक्टर कंसर्न करते हैं दैट इज़ फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स। ठीक है, PDE5 इनहिबिटर, इसको ओरली दिया जाता है और ये क्या करती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाती है पेनिस की तरफ। ठीक है, तो इसके लिए जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं क्या है, सिल्डेनाफिल साइट्रेट जिसको वाइग्रा भी कहते हैं, लेविट्रा जिसको वर्डेनाफिल HCl, एंड साइलस यानी कि टेडेल्फिल, और स्टेंड्रा यानी कि एवेनाफिल। दीज आर द ड्रग्स, दवाइयाँ हैं जो कुछ मार्केट में अवेलेबल हैं। एवेनाफिल स्टेंड्रा के नाम से होगी, टेडेल्फिल सियालिस के नाम से होगी, वेल्डेनाफिल HCl लेविट्रा के नाम से होगी, और वाइग्रा जो है सिल्डेनाफिल सिट्रेट के नाम से होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसको ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 जो है सेक्सुअल एक्टिविटी से 2-3 घंटे पहले ली जाती है, और इसको लेने के बाद 2-3 घंटे के बाद 30 मिनट्स तक का पेनिस इरेक्शन रहता है। ठीक है, अब इससे देखिए फ्रेंड्स दवाइयाँ हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रही होंगी, तो अब साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, ओरली दी जा रही हैं इसको, तो साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें
तो वाइग्रा को अगर ले रहा है पेशेंट, तो वाइग्रा लेने के बाद कभी कभी क्या हो सकता है कि आंखों के सामने कुछ ब्लूइश ग्रीन टाइप की विजन हो जाएगी, ठीक है, जो कुछ समय बाद ठीक भी हो जाती है। और साइलिस यानी कि टेडल्फिल अगर ले रहे हैं तो बैक पेन होने की संभावना ज़्यादा है। बैक पेन यानी कि कमर का दर्द, और वॉमिटिंग, नौसिया, हेडेक, ये सब तो कॉमन है। ये कुल 2 दवाइयों के संग प्रॉब्लम ही है, ठीक है। अब अगली जो है टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी। अगर ब्लड में डिटेक्ट हुआ कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम है तो टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी चलाई जाती है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन दिया जाता है, वो कंबाइन किया जाता है कभी कभी विथ फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर्स के साथ, यानी कि वाइग्रा, सिल्डेनाफिल, साइट्रेट और टेडेनाफिल और एवेनाफिल के संग मिला करके टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी चलाई जाती है, जो कि काफ़ी यूज़फुल होती है। अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें, दवाइयाँ हो गई, अब भाई वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस भी है मार्केट में, ठीक है। ये क्या होता है, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस थेरेपी भी है। ये क्या करता है, देखिए यहाँ मैंने रेड से, ये आप सपोज कर लीजिए ये पेनिस है, रेड ये देखिए ये पेनिस है, और ये क्या करते हैं, पेनिस के ऊपर ये एक डिवाइस होती है, ठीक है। ये एक डिवाइस को लगा करके क्या करते हैं, ऊपर से, ऊपर की तरफ से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, और वैक्यूम क्रिएट करते हैं जब, तो पेनिस कुछ समय बाद इरेक्ट हो जाती है। उसके बाद ये पाइप होती है, इस पाइप को स्किन के चारों तरफ, ठीक है, बेस में, इरेक्शन के बाद बेस पर स्किन के चारों तरफ लपेट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इरेक्शन कुछ समय तक बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि भाई आपने ब्लड को ट्रैप करके रोक दिया, वहीं पे बांध दिया, ठीक। तो कहीं आप बांध देते हैं तो वो एरिया स्वेल होता है ना, तो वही कंडीशन है, आपने बांध दिया, वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम के बाद इरेक्शन हुआ और आपने उस एरिया को बांध दिया, तो इरेक्शन रहेगा, ठीक है। ये वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस है। और कुछ ऑप्शन है, इंट्रा कैवर्नोसल ICI और इंट्रा यूरेथ्रा थेरेपी। इंट्रा कैवर्नोसम और इंट्रा यूरेथ्रा डिवाइस थेरेपी है। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। इसमें जो यूज़ किया जाता है वो है एल्प्रोस्टाडिल। एल्प्रोस्टाडिल दिया जाता है। ये क्या होता है, इसको पेनिस के साइड में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जो है इसको सेल्फ इंजेक्शन थेरेपी कहते हैं। पेशेंट को डॉक्टर्स बताते हैं, सिखाते हैं खुद से सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले कैसे लेना है। सेल्फ इंजेक्शन थेरेपी इसको कहते हैं, ठीक है। पेनिस के साइड में इसको लगाया जाता है एल्प्रोस्टाडिल। और अब ICI थेरेपी यानी कि इंट्रा कैवर्नोसल थेरेपी की बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है कि इंट्रा कैवर्नोसल थेरेपी में 2 या 3 दवाइयों को आपस में मिला दिया जाता है। आपस में मिला देने से क्या होता है कि अगर 2 दवाइयाँ मिली तो इसको बाई मिक्स कहेंगे, 3 दवाइयाँ मिली हुई हैं तो ट्राई मिक्स कहेंगे, और इसको खुद से क्या करना है, खुद से पेनिस के बगल में इंजेक्ट कर लेना है। इसको कहते हैं इंट्रा कैवर्नोसल। अब फिर इंट्रा यूरेथ्रल अगर हम कहें तो देखिए ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा में क्या किया जाता है, यूरेथ्रा में पैलेक्स फॉर्म में, पैलेक्स मतलब छोटी छोटी ऐसी गोलियों के फॉर्म में ये मेडिकेटेड पैलेक्स आती हैं एल्प्रोस्टाडिल की, ठीक है। उसमें एल्प्रोस्टाडिल होता है, यूरेथ्रा में इस पैलेट्स को रख दिया जाता है, ठीक है, तो भी इरेक्शन मिल जाता है। तो ये कुछ मेडिकेशन है, ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। अब हम सर्जिकल ऑप्शंस भी है अपने पास, उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ उसे भी विजिट कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सेमी रिजिड इम्प्लांट। सेमी रिजिड इम्प्लांट मतलब पूरी तरह से ठोस नहीं, ऐसा होना चाहिए कि वो आराम से मुड़ भी जाए और उसको आप हाथ से आराम से खड़ा भी कर सकें, ठीक है। तो ये इम्प्लांट्स जो बेंडेबल होती हैं, मतलब झुकाई या उठाई जा सकती हैं, मोड़ी में जा सकती हैं। ये बनी हुई होती हैं सिलिकॉन की रॉड्स होती हैं। इसको क्या करते हैं, सिलिकॉन की रॉड्स को डाल देते हैं पेनिस के थ्रू अंदर, जिससे क्या होता है कि अगर इरेक्शन चाहिए तो उसको खुद से ही हाथ से इरेक्ट कर लें, उठा लें। और अगर पींग करना है यानी कि आपको यूरिनेशन करना है तो उसको आप उस रॉड्स को बेंड करके नीचे की तरफ कर लें। ये इम्प्लांट होते हैं सर्जिकल इम्प्लांट्स, ठीक है। फिर इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स। इन्फ्लेटेबल मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसमें आप पंप के थ्रू हवा भर के खड़ी करेंगे, ठीक है। पंप के थ्रू हवा भरेंगे तो जब हवा भरेंगे तो क्या होता है, जब किसी चीज़ में बलून में आप हवा भरते हैं तो वो फूलता है, ठीक है।
और फूलने से क्या होता है, वो ओपन सा या फिर एकदम स्टैंड सा खड़ा हुआ जैसा लगता है आपको। तो ये होता है एक इन्फ्लेटेबल, ठीक है। इन्फ्लेटेबल में क्या होता है कि देखिए ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ये पेनिस है, पेनिस के अंदर एक सिलेंडर ट्यूब इंसर्ट की जाती है और स्क्रोटम में दोनों टेस्टिस के बीच में पंप लगाया जाता है, ठीक है। दोनों टेस्टिस के बीच में पंप होता है और ये पंप कहाँ पे, आपके यूरेथ्रा के पास सेलाइन रिजर्वॉयर इसका होता है, ठीक है। तो इस पंप से जब आप प्रेस करेंगे तो पंप से क्या होगा, इस सिलेंडर के थ्रू यहाँ पर एयर आएगी, सेलाइन, थोड़ा सा सेलाइन के थ्रू यहाँ पर आएगा कुछ, और क्या होगा कि ये इरेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन आप यहाँ पे पेनिस को मिलेगी। तो ये होता है इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो इम्प्लांट्स होते हैं, ये करने के बाद आपका सवाल ये होगा कि आखिर इतने सर्जिकल इम्प्लांट के बाद पेशेंट रिकवर कब करेगा। तो रिकवर 8 वीक्स के बाद हो जाता है, ठीक है। 8 वीक्स के बाद बहुत सारे पेशेंट्स एक्चुअल एक्टिविटी में एक्टिव हो जाते हैं। फिर अब हम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो भाई रिसर्च तो चलती रहती है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो इसके रिस्क बेनिफिट एनालिसिस के लिए जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाएं तो वहाँ बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क क्या हैं, वो सारी चीज़ें। और देखिए और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन हमेशा आपको डॉक्टर्स के कांटेक्ट में बने रहना है। क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है बेसिकली फोकस कर रही है रीस्टोरेटिव और रीजेनरेटिव थेरेपी पे। मतलब कि जो कॉर्पस कैवर्नोसम ब्लड को ट्रैप नहीं कर पा रहा है, कुछ ऐसा करें कि ये रीस्टोर हो जाए, मतलब ये फिर से सही हो जाए और ब्लड को रोके अपने पास, या फिर जो कॉर्पस कैवर्नोसम की टिश्यूज़ ख़राब हो चुकी हैं वो फिर से सही हो जाए, यानी इनकी रीजेनरेशन, इन थेरेपी पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए तो इसके लिए जो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी ESWT, इससे क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉक अप्लाई करके जो ये नेचुरल इरेक्शन को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा शॉक अप्लाई करके ताकि नेचुरल इरेक्शन रीस्टोर हो सके, फिर से जो प्राकृतिक इरेक्शन है वो मिले, ठीक है। फिर इंट्रा कैवर्नोसल इंजेक्शन ऑफ स्टेम सेल्स, इसमें क्या करते हैं, स्टेम सेल्स को कैवर्नोसम इंजेक्ट किया जाता है। स्टेम सेल्स को अगर हम इंजेक्ट करेंगे यहाँ पर कॉर्पस कैवर्नोसम में तो क्या होगा कि ये कॉर्पस कैवर्नोसम की जो टिश्यू है वो रीग्रो करेंगी, खुद से फिर से सही होंगी, खुद को खुद उत्पन्न करने की कोशिश करेंगी। और क्या है, इंट्रा कैवर्नोसल इंजेक्शन ऑटोलोगस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा APRP, ठीक है। इसमें क्या होगा, इससे कॉर्पस कैवर्नोसम की जो टिश्यू है वो फिर से रीग्रोथ होंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतनी सारी चीज़ें हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन से ओवरकम करने के लिए और आगे रिसर्च हो रही हैं। तो ये हमारा दिस इज़ ऑल अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उम्मीद करती हूँ जैसा मैं समझाना चाह रही थी आपको, जिस तरह से उस तरह से आप तक बात पहुँची होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, इन्फॉर्मेशन आगे स्प्रेड कीजिए और थैंक यू वेरी मच।